So hello students, today we are going to discuss chapter that is force and laws of motion of physics class 9 standard. Okay. So सबसे पहले आपका टॉपिक जो है that is force. What is force? आप लोग 8th में पढ़ के आए हो force. क्या होता है force? Force जो है that is simply आपने 8th में पढ़ा है push or pull. सिंपल वर्ड से पुश और पुल. लेकिन अब आपका स्टैंडर्ड बढ़ गया है तो दैट मीन्स हमें थोड़ा सा इसको लेवल जो है वो थोड़ा सा हाई करना पड़ेगा. फोर्स जो है दैट इज एनी एक्सटर्नल एफर्ट. कोई भी एक्सटर्नल एफर्ट जो हम लगाते हैं, जैसे मेरे पास ये मार्कर है हाथ में, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल एफर्ट लगाती हूँ, एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल ही होता है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर एक्सटर्नल एफर्ट लगाते हैं दैट मीन इसको पुश करती हूँ या पुल करती हूँ, इसकी वजह से इसकी स्टेट जो है, इसकी स्टेट मीन्स कि इसकी ये रेस्ट में है, अगर मोशन में आ जाए, अगर मोशन में है तो रेस्ट में आ जाए, उसमें कोई चेंज आए या फिर उसके डायमेंशंस में कोई चेंज आए, तब हम कह सकते हैं कि दैट फोर्स जो है इसके ऊपर अप्लाई हो रही है. अब हमने कहा पुश और पुल. फॉर एग्जांपल मैं इस बोर्ड को पुश कर रही हूँ लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आ रही, तो अब आप बोलेंगे कि दैट यहाँ पे फोर्स नहीं लग रही है, बट नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी फोर्स लग रही है, लेकिन हम अगर इसको एग्जैक्ट डेफिनेशन बताएं दैट फोर्स जो है दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज. चेंज नहीं हो रही यहाँ पे लेकिन कोशिश कर रही है चेंज करने की, दैट इज नाउन एज फोर्स. अगर हम इसको डेफिनेशन लिखे, एनी एक्सटर्नल एफर्ट that changes or tends to change the state of motion. State of motion मैंने सिंपली लिखा, that means इसमें दोनों आ जाएंगी, that is rest to motion and motion to rest. State of motion और dimensions. Dimensions में आ जाता है आपके पास shape and size of an object is called force. Okay? कोई भी एक्सटर्नल एफर्ट जो चेंज करता है या विच ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड फोर्स. फोर्स जो है जनरली अगर मैथमेटिकली देखा जाए, फोर्स जो है दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ma. दिस इज आवर न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन. बट मैंने अभी आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया क्योंकि हम इसके डायमेंशन थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि क्या है, इसका यूनिट वगैरह क्या है. सो मास का यूनिट, वी नो दैट मास का यूनिट क्या होता है, केजी, एंड एक्सेलरेशन का यूनिट होता है दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है m और उसके ऊपर फोर्स लग रही है और उसमें प्रोड्यूस हो रही है एक्सेलरेशन a, देन वो फोर्स जो है दैट विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एंड सिंपली इस केजी मीटर पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नॉन एज न्यूटन. सो न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स. देयर आर सम स्मॉलर यूनिट्स ऑफ फोर्स आल्सो, दैट इज सीजीएस यूनिट. दैट इज अगर आपके पास केजी में है, किलोग्राम्स में है, दैट मींस ग्राम्स में भी होगा, अगर मीटर है तो दैट मींस सेंटीमीटर में भी होगा. तो इसका सीजीएस यूनिट जो है दैट इज इक्वल्स टू डाइन. Dyne जो है that is the CGS unit of force, and 1 Newton, there is a relation between this Newton and Dyne. 1 Newton is equals to 10 raised to 5 Dyne, or you can say that 1 Dyne is equals to 10 raised to minus 5 Newton. Okay. After that इसके कुछ gravitational units भी हैं force के. Gravitational unit फोर्स का एसआई में, दैट इज एसआई नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इसका ग्रेविटेशनल यूनिट जो है दैट इज केजी फोर्स, सॉरी नॉट केजी फोर्स, दैट इज फोर्स वेट, दैट इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन. और ये आता है आपके पास केजी फोर्स एक्चुअली, and this is gram force that is equals to 980 Newton. Okay. After that there are some types of forces. आपने ये पढ़ी है, लोअर क्लासेस में पढ़ा है आपने टाइप्स ऑफ फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्सेस सुना होगा आपने, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस सुना होगा आपने. तो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के
अलावा भी अगर आपके पास कुछ टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं वो देखेंगे हम यहाँ पे। Types of forces. Generally, there are two types of forces, that is contact force and non-contact force. अब contact force जो है, what is contact force? Contact force हम तब कहते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स जो है फिजिकली एक दूसरे के कांटेक्ट में आके उसके ऊपर फोर्स लग रही है तो हम कहते हैं उसमें कि कौन सी फोर्स लग रही है, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ऑब्जेक्ट बी और इसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है। क्योंकि दोनों फिजिकल कांटेक्ट में है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है, इसका मतलब ये दो क्या लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें कि यहाँ पे हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है दैट इज 0। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 है दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है, एक दूसरे के ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगती है, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल फोर्स। बट अगर आपके पास यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, आपने पढ़ा है 8th में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, दैट इज अपोजिंग फोर्स। जो दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो एक अपोजिट फोर्स लगती है उसके ऊपर, दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। अगर यहाँ पे आपके पास अगर आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं ए के ऊपर, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ऑलवेज किस डायरेक्शन में लगेगी, दैट इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमारे पास आ गई है। उसके बाद आ गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं, जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट जो फिजिकली एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते हैं बट स्टिल वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और उसमें आता है हमारे पास दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसमें लगती है, हम अर्थ जो है हमारे ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है, दैट मींस अगर हम डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं भी हैं तब भी जैसे आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की तरफ जो है अट्रैक्ट होता है, एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं, लेकिन तब भी अर्थ जो है इसके ऊपर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर दो चार्जेस है हमारे पास, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, ये क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट मींस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, दैट मींस ये ऑब्जेक्ट, ये चार्ज जो है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये चार्ज जो है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, दैट इज मीन ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है तब भी इसके ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, दैट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट इज इनर्शिया। Now what is inertia? इनर्शिया क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि अगर ये यहाँ पे है, ये खुद से, इसमें एक इनएबिलिटी होती है कि खुद से जो है ये अपनी स्टेट जो है वो चेंज नहीं कर सकता, दैट इज नोन एज इनर्शिया। या आप बोल सकते हो कि एबिलिटी बोल सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की दैट ट्राइज टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, व्हाटएवर। अगर ये अभी रेस्ट में है, अगर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, ये रेस्ट में ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, अभी मोशन में है, ये मार्कर जैसे मेरे हाथ में ये मोशन में है, तो ये मोशन में ही रहेगा जब तक ना इसके ऊपर कोई फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स जो है अप्लाई हो। अब आप बोलेंगे कि हम तो एक बॉल फेंकते हैं नीचे तो वो कुछ टाइम के बाद जो है वो रुक जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो खुद से नहीं रुकता है, उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी वजह से वो बॉल जो है कुछ टाइम के बाद रुक जाता है। अगर हमारे पास फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है हमारे पास, वहां पे अगर आप कोई चीज को मोशन में रखोगे तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक ना उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे।
तो व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज द इनएबिलिटी of any object to change its state of motion is called inertia. That means अगर रेस्ट में है तो दैट रिमेन्स इन रेस्ट, अगर मोशन में है तो दैट रिमेन्स इन मोशन अनलेस एंड अनटिल अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती है। नाउ इनर्शिया जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब ये कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम इसको बोलते हैं कि इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है मास के साथ। जितना किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही उसका क्या होगा, इनर्शिया होगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास 2 kg का बॉल है, ठीक है, और एक 10 kg का बॉल है। मास इनका, इसका 2 kg है और इसका 10 kg है। अब अगर इसके ऊपर फोर्स जो है हमें क्या लगानी पड़ेगी, इसको फोर्स कम लगाएंगे, ये जल्दी जो है वो किसमें आ जाएगा, मोशन में। अब इसको अगर किक करेंगे, इसके ऊपर फोर्स जो है वो क्या लगानी पड़ेगी, हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी, तब जाके वो अपनी स्टेट जो है वो चेंज कर सकता है। दैट मीन्स इसका इनर्शिया जो है कम है, दैट इज बिकॉज ऑफ लेस मास, और इसका इनर्शिया जो है दैट इज ज्यादा है बिकॉज ऑफ ग्रेटर मास। ठीक है, इनर्शिया जो है हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of motion and inertia of direction. Now what is inertia of rest? सिंपली यही डेफिनेशन है, सिर्फ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट स्टेट्स जो है वो मेंशन कर रहे हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट दैट इज इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर रेस्ट में है तो दैट रिमेन्स इन रेस्ट, ठीक है। अगर इनर्शिया मोशन हो गया कि अगर एक बॉडी मोशन में है तो दैट रिमेन्स इन मोशन, दैट इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है कि अगर एक बॉडी किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो उसकी इनएबिलिटी है कि वो अपनी डायरेक्शन जो है वो खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकता। अब इनकी एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे, ये हमने डे टू डे लाइफ में एग्जांपल्स हमने नोट की होंगी, आपने देखी है, लेकिन कभी नोट नहीं किया कि ये ऐसा क्यों होता है। जैसे सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी भी मूविंग, आप किसी भी बस में होते हो या किसी भी कार में होते हो या ट्रेन में हो, अचानक से वो चीज जो है वो मोशन में आ गई, अभी रेस्ट में थी वो मोशन में आ गई, तो आपको क्या लगता है, एक बैकवर्ड जर्क लगता है, पीछे की तरफ हम गिरते हैं। वो पीछे की तरफ गिरने का मतलब क्या है, वो क्यों हम पीछे की तरफ गिरते हैं, दैट इज बिकॉज गिरते नहीं है एक्चुअली, हमारा बॉडी वही रहती है, वहीं पे रहती है, लेकिन जस्ट एक जर्क लगता है, हमें झटका लगता है पीछे की तरफ, दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। हाउ, देखो आपके पास जब आप बैठे होते हो, आपकी बॉडी जो है, पूरी बॉडी जो है टच में होती, कांटेक्ट में होती है, किसके साथ, सीट के साथ, लेकिन पूरी की पूरी बॉडी नहीं, सिर्फ जो लोअर पोर्शन है दैट रिमेन्स इन कांटेक्ट विद दैट बस और कार, जो भी आपकी जहां पे आप बैठे हो, ट्रेन ले लो, कार ले लो, बस ले लो, कोई भी चीज उसके साथ आपके कांटेक्ट में होती है, जिसकी वजह से बीइंग इन टच वो क्या आ जाता है, गाड़ी के साथ ही वो भी किस में आ जाता है, मोशन में आ जाता है। लेकिन जो आपका अपर पार्ट है वो उसी रेस्ट की पोजीशन में ही रहता है, जिसकी वजह से वो उसकी इनएबिलिटी वो खुद से चेंज नहीं होता है, तो जिसकी वजह से हमें क्या लगता है, पीछे की तरफ एक जर्क लगता है। इसी तरह से इनर्शिया मोशन में कि अगर एक मूविंग कार है, गाड़ी चल रही है, अचानक से वो रेस्ट में आ जाती है, तो हम कहाँ की तरफ गिरते हैं, वी गॉट अ फॉरवर्ड जर्क, हमें आगे की तरफ एक झटका लगता है। वो झटका जो लगता है दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, दैट इज बिकॉज हम जो है मोशन में होते हैं, हमारी पूरी बॉडी मोशन में होती है, लेकिन बीइंग इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद दैट आपका जो बस है या वो भी सीट है जहां पे आप बैठे हो, आपकी जो लोअर बॉडी है, लोअर पार्ट जो है वो आ जाता है किसमें, रेस्ट में आ जाता है, लेकिन अपर पार्ट जो है उस रेजिस्ट करता है उस चेंज को, जिसकी वजह से हमें कहाँ की तरफ झटका लगता है, फॉरवर्ड जर्क लगता है। इसी तरह से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में भी आप देख सकते हो कि जब भी आप चल रहे हो, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, जब एक कार जो है वो टर्न लेती है, हम इस तरफ गिरते हैं, अगर इस तरफ टर्न लेती है तो हम इस तरफ गिरते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसको एक वो चल रही है स्ट्रेट लाइन में, उसकी वो जो है उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है स्ट्रेट लाइन, लेकिन जब वो एक टर्न लेती है तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि वहां पे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हमें क्या लगता है, सर्कुलर ट्रैक पे या कहीं भी मोड़ लेते हो आप, वहां पे आपके पास क्या लगता है, एक जर्क लगता है,
साइड की तरफ जर्क लगता है, झटका लगता है साइड की तरफ, दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया डायरेक्शन। इसकी और भी एग्जांपल्स है। अगर आपने देखा होगा, आप किसी भी पेड़ को, कोई भी पेड़ जो है, आप उसको एक झटका देते हो, ऐसे हिलाते हो, ठीक है, शेक करते हो, तो उसके जो पत्ते होते हैं वो कहाँ गिरते हैं? नीचे गिरते हैं। सारे पत्ते नहीं गिरते हैं, जो उसके ये होते हैं पेल लीव्स होते हैं, जो सूखे हुए मुरझाए हुए पत्ते होते हैं वो नीचे गिरते हैं। दैट इज बिकॉज क्योंकि जो बाकी का पार्ट है, बाकी की जो आपके पास जो पूरा का पूरा ट्री है वो मोशन में आ जाता है, लेकिन जो आपके पास वो मुरझाए हुए पत्ते होते हैं वो क्या गिर जाते हैं? नीचे। दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। ओके, या फिर आपने घर में देखा होगा, आप पाइल ऑफ कॉइन ये लेते हो, कैरम बोर्ड की कॉइन्स होती हैं, ठीक है, उसको आप ऐसे रखते हो बिल्कुल पाइल बना के, उसको जब आप उसके स्ट्राइकर से देते हो नीचे से उसको, तो सिर्फ जो नीचे वाला होता है, जैसे ये है पाइल जिसके, जब उसको स्ट्राइकर से हिट करते हो तो सिर्फ ये वाला जो है वो बाहर निकल जाता है, बाकी सारे के सारे जो है वो एज इट इज नीचे आ जाते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया रेस्ट। ओके, या फिर आपने देखा होगा कि कारपेट जो है, कारपेट जब आप साफ करते हो, सफाई करते हो, कारपेट को हम दीवार के साथ ऐसे झटका देते हैं, मारते दीवार के साथ हिट करते हैं, और उसमें से डस्ट पार्टिकल्स जो है वो बाहर आ जाते हैं। डस्ट पार्टिकल्स बाहर कैसे आ जाते हैं? दैट इज बिकॉज कि उसमें क्या होता है, वहां पे भी यही चीज होती है कि बाकी सारा का सारा जो है मोशन में आ जाता है, जो डस्ट पार्टिकल्स है वो क्या रह जाते हैं, वो वही इनर्शिया रेस्ट की वजह से उसी के साथ रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, उसमें डिटैच हो जाते हैं। So this is about inertia. So next is Newton's first law of motion. न्यूटन ने 3 लॉज दिए हैं हमारे पास मोशन से रिलेटेड। उसमें सबसे पहला है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ये रिलेट करता है इनर्शिया से, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं दैट इट इज ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया भी हमने पढ़ा कि दैट इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी, दैट हमारे पास अगर एक किसी भी बॉडी की इनएबिलिटी दैट चेंजेस स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, दैट इज नॉन एज इनर्शिया। और यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, दैट इज इट स्टेट्स दैट अ बॉडी continuously remains in its state of rest or motion unless or until an external force applied on it। एक बॉडी उस अपनी स्टेट में रहती है, मतलब जिस स्टेट में भी है, चाहे वो रेस्ट में है या मोशन में है, तब तक रहेगी जब तक ना उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई हो। इट स्टेट्स दैट अ बॉडी continues to be in its state of rest or motion unless or until an external force applied on it। ओके, अगर एक बॉडी जो है, जैसे ये एक बॉडी है हमारे पास, ये रेस्ट में है, ये तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक ना इसके ऊपर कोई भी फोर्स जो है, कोई भी एक्सटर्नल एफर्ट लगे, कोई पुश या पुल हम इसके ऊपर करें जिसकी वजह से इसकी रेस्ट स्टेट जो है वो चेंज हो जाए। जैसे ये बोर्ड है, अगर अभी यहाँ पे है, अगर हम इसको 1 साल के बाद भी आके देखें, ये बोर्ड जो है यहीं पे रहेगा। क्यों यहीं पे रहेगा? क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। लेकिन अगर हम इसको फोर्स लगाए, मैंने इसको मूव किया, यहाँ से दूसरी जगह पे मूव करूंगी तो इसकी स्टेट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। या फिर आप देखो कि अगर एक कोई चीज मोशन में है, ऐसा तो है नहीं वैसे कोई एग्जांपल, ये एक आइडियल एक आता है सिस्टम हमारे पास जिसमें फ्रिक्शन लेस हो, जहाँ पे एक चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉल फेंका, यहाँ पे नीचे बॉल फेंका, ये बॉल जो है कंटिन्यूअसली उसी स्टेट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक ना इसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो, कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो। ओके, दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नाउ नेक्स्ट इज मोमेंटम। मोमेंटम, या हम सिंपली कह सकते हैं इसको, सिंपली मोमेंटम कहें, या फिर हम इसको कह सकते हैं लीनियर मोमेंटम। नाउ व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम जो है
दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मोशन पोजेस्ड है, दैट इज नोन एज मोमेंटम। जैसे आपने सुना होगा कभी कमेंट्री करते हुए, इनको सुना होगा कमेंटेटर्स को, कि कहते हैं कि अगर एक बॉलर जो है बॉल करता हुआ आ रहा है, ठीक है, अगर आगे से कोई जो बैट्समैन है वो ना खेले, वो हाथ दिखा के बोले कि नहीं वेट अभी मैं थोड़ा प्रिपेयर नहीं हूँ, तो कमेंटेटर आगे से बोलता है कि इसका मोमेंटम जो है वो ब्रेक हो गया। दैट मीन्स जो उसने मोशन बनाया था, जो उसने क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है उसके अंदर पॉजेस था, वो क्या हो गया, वो ब्रेक हो गया। नाउ व्हाट इज मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम अगर हम मैथमेटिकल वे में देखें, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर एक बॉडी है जिसका मास क्या है m और वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, तो उसका मोमेंटम जो है वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू m इनटू v, और इस मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं विद द लेटर दैट इज p, ठीक है। मोमेंटम जो है दैट इज इक्वल्स टू mv। दैट मींस अगर एक बॉडी है कि जिसका दैट मींस दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, मास के ऊपर भी और वेलोसिटी के ऊपर भी। अगर इनमें से कोई भी एक चीज जो है वो जीरो हो जाए तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। मास तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उसका मास तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा, वो जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो हमारा मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। और वो किस केस में होगा? अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? दैट विल बी जीरो। अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक हैवी ऑब्जेक्ट ले लो। आपके पास एक हैवी ऑब्जेक्ट, मान लो एक बुलडोजर ले लो, ठीक है, बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो रोल डाउन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी बिल्कुल कम है, मान लो 3 मीटर पर सेकेंड, जस्ट इतनी सी वेलोसिटी उसकी। अगर वो उस वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इंक्लाइन प्लेन से मूव कर रहा है, अगर वो किसी चीज को भी हिट करेगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? दैट विल बी मच लार्जर। व्हाई? इतना ज्यादा इम्पैक्ट क्यों होगा? ऑल्दो उसकी वेलोसिटी कम है लेकिन उसका मास जो है वो क्या है? बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम जो है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। चलो इसका ये तो हो गया हैवी मास वाला। अगर हम बात करें एक कम मास की, आप बात करते हैं, बुलेट ले लो आप, बुलेट है, बुलेट जो है इसका मास ऑल्दो बहुत कम होता है, बहुत, मतलब 0.02 kg ले लो, ठीक है, इतना मास है इसका। लेकिन जब ये चलती है इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। वेलोसिटी ज्यादा होती है जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। दैट इज बिकॉज वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब इसका प्रोडक्ट करेंगे, वेलोसिटी के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका इम्पैक्ट जो है वो भी क्या आता है? ज्यादा आता है। उसके अलावा हमारे पास वेलोसिटी, इवन वेलोसिटी जो है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हमारे पास मोमेंटम जो है दैट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, आफ्टर दैट इस मोमेंटम के बेस पे हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, दैट इज नोन एज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हाँ, इसकी एक चीज रहेगी, दैट इज जो इसका यूनिट है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम? क्या आएगा इसका यूनिट? मास का यूनिट है केजी, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट जो है इसका मोमेंटम का क्या आएगा? दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the force applied on it and is directed towards force. क्या कहता है अब कि हमारे पास अगर कोई बॉडी है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस बॉडी, इसका मास कितना है? m, और ये मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी u। इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही है। अब इसके ऊपर क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। हमने इसको
लगाया, फोर्स अप्लाई की, और ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है मूव हुआ, मान लो यहाँ तक मूव हुआ, मास तो इसका सेम रहेगा लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब u की बजाय वेलोसिटी क्या हो गई, v। और ये सब जो हुआ, जो फोर्स अप्लाई हुई कितने टाइम के लिए, फॉर टाइम t। तो इसमें जो इस ऑब्जेक्ट में जो चेंज इन मोमेंटम आएगा, क्योंकि इसमें दो वेलोसिटीज आ गई, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, ऑब्वियसली इसका मोमेंटम जो है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितनी फोर्स लगेगी, जितनी फोर्स लगेगी उतना ही ज्यादा उसका मोमेंटम में चेंज आएगा, या फिर आप बोल सकते हो जितना मोमेंटम में चेंज आएगा उतनी ही उसके ऊपर फोर्स लग रही है। और ये कहाँ की तरफ डायरेक्ट होगा, दैट मीन्स ये जो हमारे पास मोमेंटम में चेंज आ रही है, या आप बोल सकते हैं ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो कहाँ की तरफ मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स लग रही है। जैसे अभी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो ऑब्जेक्ट भी कहाँ की तरफ मूव करेगा, इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, पी आई, किसके बराबर आएगी, मास इनटू वेलोसिटी। इसका मोमेंटम दैट इज पी एफ, दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज एम यू एंड दिस इज एम वी। नाउ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई, दैट इज एम वी माइनस एम यू। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नॉट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यस अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमारे पास क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट, दैट इज एफ जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एफ माइनस पी आई, दैट इज एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट मींस अपॉन टी, कितने टाइम के लिए हमारे पास इसमें मोमेंटम में चेंज आ गई, दैट इज डिवाइडेड बाय टी। एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम, अगर इसमें से हम कॉमन निकालें, वी माइनस यू अपॉन टी। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट लगता है दैट इज इक्वल टू के एम वी माइनस यू अपॉन टी। नाउ F इज इक्वल टू K की वैल्यू जब न्यूटन ने फाइंड आउट की वो किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर, 1 इंटू एम, और ये जो है v माइनस यू अपॉन टी दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, दैट इज एम ए। तो F इज इक्वल टू एम ए। दिस इज आवर न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ Newton's second law of motion. So this is about Newton's second law of motion.